देखिए प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की, जिसे यदि न छोड़ा जाए तो सही शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती। ये कथन है अलीवर्दी खां का। और अलीवर्दी खां देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ये जो कहा था ये भी कहा था अलीवर्दी खां ने। और यहाँ पर अलीवर्दी खां जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। ये भी कहा था अलीवर्दी खां ने। और अलीवर्दी खां देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। यह तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये कथन था अलीवर्दी खां का। और अलीवर्दी खां ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में विवाद का क्या क्या कारण था। तो पहला था कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, ये भी विवाद का एक कारण था। अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग, ये भी एक तरह से कह सकते हैं विवाद का कारण था। तीसरा जो है, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा द्वारा शरण देना, ये भी जो है कि एक तरह से सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में विवाद का कारण था। ये तीनों ही कथन जो है 1 2 3, ये तीनों सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण था। और ये तीनों देखिए ऑप्शन डी में है 1 2 3। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सूची एक में घटना है और सूची दो में इससे संबंधित तिथि है। तो सबसे पहला है कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार। कलकत्ता द्वारा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जो अधिकार किया गया था वो 15 से 20 जून 1756 को, 15 से 20 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार करना। तो इस तरह से इसके सामने जो 1 हो जाएगा, ये काहे कि एक के सामने, इसके सामने में 15 से 20 जून 1756 क्रम की बात करें तो ये पहले स्थान पर है। दूसरा है, कालकोठरी की त्रासदी की घटना। कालकोठरी की त्रासदी की जो घटना हुई थी ये हुई थी 20 जून 1756 को, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है अलीनगर की संधि। अलीनगर की जो संधि हुई थी वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। पलासी का युद्ध, पलासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था और ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहने वाले सॉरी कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो उसमें जो पहचान करना है, क्लाइव का जागीर कहने वाला जो क्षेत्र था वो था 24 परगना।
और 24 परगना देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था। क्यों बनाया था? इसलिए कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उसे शारीरिक यातना देते हैं। ये कहा था मीर कासिम ने, और मीर कासिम ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? वो किसने किया था? तो वो मीर कासिम ने किया था, और मीर कासिम ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्लाइव एवं यानी रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इन यहाँ पर 3 कथन दिया है। इसमें जो पहला कथन है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, बिल्कुल सही ये कथन। दूसरा कथन है, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 के को हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, और ये जो संधि हुई थी सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सुजाउद्दौला एवं क्लाइव देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी मीर जाफर को, और मीर जाफर देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? कलकत्ता का एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया था? तो ये जो उल्लेखित किया था मुबारक कुदौल्ला को, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया था? ये किया था मीर जाफर के लिए, और मीर जाफर देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो हैदर अली के सहयोग से। हैदर अली देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है, किसने घोषणा कर रखी थी वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये जो कहा था, किस ये घोषणा जो किया था, ये हैदर अली ने घोषणा किया था, और हैदर अली देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में इससे संबंधित संधि है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। और मद्रास की संधि देखिए, क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो मैंगलोर की संधि क्रम की बात करें, ये दूसरे स्थान पे है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है क्रम की बात करती है तीसरे स्थान पर है, इसके सामने 3 हो जाएगा। तो ये जो सीरियल बना 1 2 3 और 1 2 3 देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है युद्ध और सूची 2 में है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। पहला है यानी ए में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल स्मिथ ने और जनरल स्मिथ देखिए क्रम की बात करें तो ये पहले स्थान है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल आयरकुट ने और जनरल आयरकुट क्रम की बात करें ये दूसरे स्थान पे, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल मेडोज ने, जो क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। और उसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल स्टुअर्ट ने और जनरल स्टुअर्ट क्रम की बात करें चौथे स्थान पे, इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरियल बना, ये सीरियल बना यानी सीरीज बना 1 2 3 4 का और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैदर अली की मृत्यु 1782 में 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हो गई थी? तो ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 के बाद हुई थी और इस संधि में अंग्रेजी सेनाओं की ओर से जो हस्ताक्षर किया करने वाले मद्रास के गवर्नर थे, इनका नाम था लॉर्ड मैकेरिने। लॉर्ड मैकेरिने ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स देखिए ऑप्शन ए में है और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसके तहत? टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? ये जो हुआ था टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये तो सही है। दूसरा है टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सही है। और तीसरा जो है ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, ये सही नहीं, ये गलत है। और चौथा है कि अपने दोनों बेटे को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी बिल्कुल सही। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा कि 1 2 और 4 1 2 और 4 जो है ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किस देशों के साथ संपर्क स्थापित किया?
टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किस देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो इन्होंने जो संपर्क स्थापित किया था वो फ्रांस से किया था, अरब से किया था, अफ़गानिस्तान से किया था, मॉरिशस से किया था और तुर्की से किया था। इन्हें यानी ये पाँचों देशों से टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ कथन दिए हैं और इन पर विचार करना। पहला कथन है, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत किया, तो ये भी कथन सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, तो ये भी कथन सही है। और जो है, एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा। ये प्रश्न जो है, हाँ, चौथा कथन जो है, चौथा कथन यहाँ पर है। चौथा कथन है, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जिसको स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू विहित करने लगा। ये चारों जो कथन है टीपू सुल्तान से संबंधित है और चारों कथन बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न के का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर और बनेगा इसी में, आप लोग इस प्रश्न को भी निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए, फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान भारत में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तब हम लोग आंसर करेंगे टीपू सुल्तान। और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा भी गया था एग्जाम में। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ था, इस फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान भारत में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो इन्होंने लगवाया था टीपू सुल्तान ने। कहां पर, यह भी ध्यान रख लीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम में, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुपक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में जो शामिल थे वो थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न ये दिया गया कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, इनसे संबंधित कुछ विचार दिए गए, इन विचारों पर इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन जो है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल ये सही है। दूसरा जो कथन है वो है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, वोडेयार वंश का एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सभी कथन इनमें सही है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्रों को नहीं सुखा सकता हूं? ये जो कहा था, ये कहा था टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ये भी बात कही थी टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इस कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म हुआ था 1469 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1538 में। तो इनका सिखों के ये प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना साहिब पाकिस्तान था। ये कथन जो है बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद या अंगद देव का मूल नाम लहना था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को
500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अब है चौथा कथन में सिखों के पांचवें गुरु, जिसका नाम है गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से अब जाना जाता है, इस हरमंदिर साहिब की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद से गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई गई। इसमें जितने भी कथन दिए 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सभी इनमें से सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो ये सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो वो है धोखेबाजी। और धोखेबाजी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी यहाँ पर 3 कथन है, यानी 4 कथन है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की। यानी अकाल तख्त की जो स्थापना किया था सिखों के जो छठे गुरु थे, जिसका नाम है गुरु हरगोविंद, इसने किया था। और कहाँ पर किया था? तो स्वर्ण मंदिर का जो विपरीत दिशा है वहां पर इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों के लड़ाकू बनाया, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 3 कथन सही है। चौथा कथन जो है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में है बनवाया था। ये चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सरे नो दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये कहा था गुरु तेग बहादुर ने। और गुरु तेग बहादुर ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को बाकल दा बाबा यानी बाकल के बाबा कहा जाता है? किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहे जाते थे? वो कहे जाते थे गुरु तेग बहादुर को। और गुरु तेग बहादुर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में क्या सही है? गुरु सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनके इनसे जो संबंधित कथन सही है उसका चुनाव करना है। पहला है कि इन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताई, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है कि उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए, यही खालसा पंथ कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा, जिसको कहा जाता है पाहुल, का आरंभ किया। तो उन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ भी किया था। तो ये चारों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी रचनाएं? तो गुरु गोविंद सिंह की जो रचना है वो रचना है दसम ग्रंथ, चंडी शास्त्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। ये चारों ही रचना जो है, ये चारों रचना है गुरु गोविंद सिंह का, जो कि ऑप्शन डी में है 1, 2
1, 2, 3 एवं 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने मुखलिसपुर में किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? ये बनवाया था बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? किस मुगल बादशाह बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो वो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन था जिसका नाम है खालसा दल। और इस खालसा दल की जो स्थापना किया था वो कपूर सिंह ने किया था। और कपूर सिंह देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। रंजीत सिंह जिनका शासन काल 1792 से 1839 तक रहा। ये रंजीत सिंह ने अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रमानुसार सजाइए। इनका जो विजित किया गया क्षेत्र था, स्थान था, उसको काल क्रमानुसार सजाना है। इसमें सबसे पहला जो जीता था उन्होंने लाहौर को जीता था। और लाहौर देखिए पहले स्थान पर, ये लाहौर को जीता। उसके बाद जो है अमृतसर को जीता, उसके बाद कांगड़ा को जीता, उसके बाद कश्मीर को जीता। ये क्रम से ही 1 2 3 4 है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में है क्रम से। ऑप्शन देखिए ए में 1 2 3 4 है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ये स्थान था लाहौर। और लाहौर देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो ये जो था अमृतसर विजय अभियान था। अमृतसर विजय अभियान ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर, जिसको कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहा जाता था, एवं अमृतसर पंजाब का धार्मिक राजधानी छीने? यानी रंजीत सिंह ने किससे मिस्र से लाहौर छीना था? लाहौर और अमृतसर छीने थे। ये है भंगी। और भंगी देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि, और सूची 2 में जिससे संधि की गई वो है। तो इसको मिलान करते हैं। सबसे पहला है कि अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि होती है 1809 में है। और अमृतसर की जो संधि हुई थी वो लॉर्ड मिंटो के साथ हुई थी। और लॉर्ड मिंटो देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पे तो इसके सामने 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो होगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है रोपड़ की संधि 1831 में होती है। और रोपड़ की संधि जो होती है ये होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। लॉर्ड विलियम बेंटिक देखिए दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद है त्रिपक्षीय संधि जो 1836 में हुई थी। त्रिपक्षीय संधि त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था ये लॉर्ड ऑकलैंड वो शाह सुजा के साथ हुआ था, जो तीसरे स्थान पे, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना 1 2 3 बना 1 2 3। और 1 2 3 देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। इस अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच का सीमा निर्धारित की गई? ये जो नदी था ये नदी था सतलज नदी। और सतलज नदी देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों की भर्ती किया जिसमें जो शामिल था ये कौन कौन था? शामिल था वंतुरा था, आलार्ड था, कोर्ट एवं गार्डनर था, और
एवी टेबल था, जो कि 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से ये चारों ही इसके रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन के अंदर सैन्य प्रशासन में शामिल किया था, जो कि ऑप्शन सी में है 1, 2, 3 एवं 4। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। पंजाब में सिख राज्य के जो संस्थापक थे वो थे रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848-49 के समय पंजाब प्रांत का शासक कौन था? तो इस समय पंजाब प्रांत का जो शासक था वो नैनीहाल सिंह थे, और नौनिहाल सिंह ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में संधि है, जैसे पहला है कि लाहौर की संधि। लाहौर की जो संधि हुई थी 1846 में हुई थी, और 1846 जो क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। दूसरा है भैरावल की संधि। भैरावल की जो संधि होती है वो 1846 में होती है, और 1846 जो है क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तीसरा है यानी सी में है, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में जो विलय होता है ये होता है 1849 में, और 1849 क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये जो सीरियल बना 1, 2, 3 बना, और 1, 2, 3 देखिए यहाँ ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में हुआ था। तो इस तरह से सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। ये जो किया गया था यानी कि सिंध का जो विलय किया गया था अंग्रेजी राज्य में, ये किया गया था लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को, और सर चार्ल्स नेपियर ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की जाती है, और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य का काल क्रमानुसार हम लोगों को सजाना है। तो सबसे पहले जो सहायक संधि हुआ था वो हैदराबाद के साथ, और हैदराबाद देखिए पहले स्थान पर, तो हैदराबाद पहला हो गया। उसके बाद होता है मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा। इस तरह से ये सीरियल में है 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। ये कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी। तो ये जो कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था, और कार्ल मार्क्स ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता या आविष्कारक था। भारत में सहायक संधि के जो जन्मदाता या आविष्कारक थे वो थे डुप्ले। डुप्ले देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान जो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित में सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में पहला जो है ए में पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किया था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, और लॉर्ड हेस्टिंग्स देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड एम स्टड के द्वारा, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे, तो बी के सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है ठगों का दमन।
ठगों का जो दमन हुआ था वो विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, और विलियम बेंटिक जो है वो तीसरे स्थान पे है, तो सी के सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद है मैकाले का शिक्षा नीति प्रभाव। मैकाले का शिक्षा नीति प्रभाव विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, तो ये भी यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि सी के सामने भी 4 हो सकता है और डी के सामने भी 3 हो सकता है। तो अब जैसा कि 1 2 3 4 या ये 1 2 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो ए नंबर है इसमें है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध समाप्त किया था वो मेटकॉप ने किया था, और मेटकॉप देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पे है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। दूसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड ऑकलैंड के साथ हुआ था, और ऑकलैंड देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तीसरा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सी में है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग जो है क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। और उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, ये क्रम की बात करें पहले स्थान पर हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना 4 2 जो है ऑप्शन बी में है। 4 2 3 1 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत यानी गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार इस प्रकार से सबसे पहले जो उन्होंने डलहो मना किया था वो सतारा था, संभलपुर और जैतपुर था, बघाट था, उदयपुर था, झांसी था और नागपुर था। तो ये सीरियल ही है 1 2 3 4 5 और 6 जो कि ऑप्शन सी में है, सॉरी ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में घटना है और सूची 2 में वर्ष या अवधि है। पहला है कि सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, और 1816 क्रम की बात करें पहले स्थान पे, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। दूसरा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824-26 में हुआ था, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। तीसरा है सी में है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये 1852 में हुआ था, और 1852 सीरियल नंबर तीसरे स्थान पर थी, इसके सामने 3 हो जाएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, यहाँ पर जनरल लगा इसलिए कथन गलत है। दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो करने के बाद पता लगा कि जो क्रम संख्या बी ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है। केवल 2 सही है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, और लाहौर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए एक संभव कारण नहीं था। ये जो नहीं था आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित
में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राजा केरल के राजा थे जिसका नाम है मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके बारे में जो कथन सत्य नहीं है कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भारी रिश्वत दी थी। ये बिल्कुल असत्य कथन है, इसलिए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? राज्य अपहरण नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देख लेते हैं जो कथन सही है कि इसके लिए कथन जो है ये बिल्कुल सही है ऑप्शन डी जो है। इसमें भारतीय राजा का समामेलन अनिवार्य बना दिया गया यदि उत्तराधिकारी का गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, इस युद्ध में विजयी हुआ था हैदर अली, और हैदर अली ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध जो 1757 हुआ था 57 में, तो पलासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज इस तरह से हम लोगों ने बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो के अंदर, और ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एग्जाम के अंदर बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में करते जाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।